हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आपको पता है ये जो मेरा चैनल है इस पे मैं जो वीडियोस डालती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कि एआई के जितने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको सिंपल से सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूँ। तो इस तरह की वीडियोस बनाने में एफर्ट लगता है एंड अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट वैल्यूएबल है, ये डिज़र्व करता है, तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो, वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करा करो, अपने आइडियाज़ शेयर किया करो। आपके पास कोई सजेशंस होते हैं वो बताया करो, आपको लगता है कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए लेक्चर्स में वो बताओ, या फिर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, तो ऐसी सारी चीज़ें कमेंट्स में आप बताया करो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो अभी गाइज हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या लर्न किया था? हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क के लिए जो इनपुट होती है वो कैसे प्रिपेयर करी जाती है। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या था? टोकनाइज़र यूज़ किया था। टोकनाइज़र को यूज़ करके हमने रॉ टेक्स्ट को टोकन्स में स्प्लिट किया था, कन्वर्ट किया था। उसके बाद टोकनाइज़र ने हर एक टोकन को एक यूनिक आईडी असाइन करी थी। फिर वो जो आईडीज़ थी वो हमने दी थी एम्बेडिंग लेयर को, एंड एम्बेडिंग लेयर ने फिर हर टोकन के लिए एक वेक्टर बनाया था। उसके बाद हमने पोजिशनल इनकोडिंग यूज़ करी थी, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मर को हर टोकन की पोजीशन भी बतानी है। तो पोजिशनल इनकोडिंग वेक्टर हमने बनाए थे। फिर हमने क्या किया था, हर टोकन की जो एम्बेडिंग थी उसको पोजिशनल इनकोडिंग के साथ एलिमेंट वाइज एडिशन किया था, ताकि हर टोकन का जो मीनिंग है और जो उसकी पोजीशन है वो हम कंबाइन कर सके एक ही वेक्टर में, और फिर उसको हम आगे ट्रांसफॉर्मर को दें। तो इस तरह की हमें आउटपुट मिली थी, जहाँ पे हमारे पास ये तो थे टोकन एम्बेडिंग हर टोकन की, जो हमारा इनपुट सेंटेंस था उसके लिए इतने टोकन्स थे। फिर उन सब टोकन्स की हमने ये एम्बेडिंग्स बनाई थी। फिर उन सब के लिए हमने पोजिशनल इनकोडिंग बनाई थी। फिर हमने उनको एलिमेंट वाइज एडिशन करके ये फाइनल एम्बेडिंग बनाई थी, एम्बेडिंग वेक्टर्स बनाए थे। ये फाइनल जो वेक्टर्स हैं ये इनपुट हैं इनकोडर की। तो जो एम्बेडिंग वेक्टर्स थे वो क्या करते हैं? एम्बेडिंग वेक्टर्स बताते हैं वर्ड्स का मीनिंग, सीमेंटिक मीनिंग। पोजिशनल इनकोडिंग वेक्टर्स बताते हैं कि कोई टोकन की पोजीशन क्या है सीक्वेंस के अंदर। और जो आज हम काम करने वाले हैं इनकोडर को यूज करके, ये ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर है, इसमें आप देख रहे हो इनकोडर भी है, डिकोडर भी है। तो जो अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर है ना, उसमें इस तरह के 6 इनकोडर्स यूज हो रखे हैं, एक के बाद एक इनकोडर को स्टैक किया गया है। तो सारे इनकोडर्स का काम सेम होता है। अगर आप किसी एक इनकोडर की वर्किंग को समझ लोगे तो बाकी सारे जो 5 इनकोडर्स हैं वो भी वैसे ही काम करते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं, हम एक इनकोडर की वर्किंग को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बाकी इनकोडर्स का काम भी पता चल जाएगा। तो इनकोडर का काम क्या होता है, ये करेगा क्या? जैसे मैंने आपको बताया, एम्बेडिंग लेयर ने टोकन्स की एम्बेडिंग बनाई थी, जिससे ट्रांसफॉर्मर को उन वर्ड्स के मीनिंग का पता चलेगा। फिर हमने पोजिशनल इनकोडिंग वेक्टर बनाया था हर टोकन का, जिससे ट्रांसफॉर्मर को टोकन की पोजीशन पता चलेगी। उसी तरह से इनकोडर का भी कोई ना कोई काम होगा ना, पर्पस होगा। तो वो क्या काम होता है इनकोडर का? इनकोडर लर्न करता है रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स, रिलेशनशिप बिटवीन द टोकन्स। ठीक है? तो इनकोडर को यूज करके ट्रांसफॉर्मर मॉडल लर्न करेगा कि जितने वर्ड्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे लव एंड कोडिंग वर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, माय या नेम टोकन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये चीज सिखानी है ट्रांसफॉर्मर को कि वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एंड वो काम किया जाएगा इनकोडर के थ्रू। एंड अगर आप इनकोडर देख रहे हो तो इनकोडर में देखो, एक तो आपको लेयर दिख रही है ये मल्टी हेड अटेंशन लेयर, और दूसरी लेयर जो है मेन वो है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। उसके अलावा रेजिडुअल कनेक्शंस भी यूज हो रखे हैं, लेयर नॉर्मलाइजेशन यूज हो रखी है। तो ये सारी चीजें हैं एक इनकोडर के अंदर। बट गाइस, इनकोडर को डिटेल में अंडरस्टैंड करने से पहले ना हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी एंड एम्बेडिंग लेयर के बारे में। मुझे पता है कि हमने ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़े हुए हैं, बट आज मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगी इन टॉपिक्स के बारे में। तो ऐसा मत सोचना कि मैं स्किप कर देता हूँ ये सेक्शन को। आप
इन दोनों सेक्शंस को सुनना जो मैं वोकैबुलरी और एम्बेडिंग लेयर के बारे में बताऊंगी। हाँ, कुछ चीज़ें रिपीट हो रखी होंगी, बट उसके साथ साथ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आज के लेक्चर के लिए चाहिए होंगी, तो प्लीज़ आप स्किप मत करना। एंड अगर आप ये लेक्चर डायरेक्टली देख रहे हो और आपने इसके पिछले वाले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आपको आज का टॉपिक समझ आने में मुश्किल होगी। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप पहले वो 2 प्रीवियस वीडियोस देखो जिसमें मैंने टोकनाइजेशन, पोजीशन एम्बेडिंग एंड एम्बेडिंग लेयर की बात करी है डिटेल में। वो अगर आप समझ लोगे ना पहले, तो आज के लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज़ आप ये देखो, ये वाली प्लेलिस्ट है मेरी, इस प्लेलिस्ट का ये वाला और ये वाला जो लेक्चर है, मैं इन 2 लेक्चर्स की बात कर रही हूँ। ये 2 लेक्चर अंडरस्टैंड करके आपको आज का लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं वोकैबुलरी की, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आज मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी वोकैबुलरी की जो हमें जानना ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ वोकैबुलरी? वोकैबुलरी मतलब यूनिक टोकन्स जो टोकनाइज़र क्रिएट करता है जब हम टोकनाइज़र को ट्रेन करते हैं लार्ज रॉ टेक्स्ट डेटा के ऊपर। एंड वो जो डेटा सेट होता है वो हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, जैसे कि बुक्स, वेबसाइट्स, डेटाबेसेस, राइट? तो आपने सुना होगा हमेशा कि एलएलएम्स जो हैं बहुत सारे डेटा पे ट्रेन होते हैं। तो एलएलएम्स ऐसे ही नहीं, एलएलएम्स को हम वो डेटा ऐसे ही नहीं दे देते। वो डेटा के ऊपर पहले टोकनाइजर हम चलाते हैं, ठीक है? एलएलएम्स का, ट्रांसफॉर्मर का काम होने से पहले उस डेटा के ऊपर क्या चलता है? टोकनाइजर चलता है। एंड टोकनाइजर को ट्रेन किया जाता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग टोकनाइजर क्या करता है? टोकन्स जनरेट करता है। एंड जितने यूनिक टोकन्स एक टोकनाइजर क्रिएट करता है उसको बोला जाता है वोकैबुलरी। तो अगर टोकनाइजर ने ट्रेनिंग के टाइम पे 50,000 टोकन्स को क्रिएट किया, दैट मीन्स वोकैबुलरी साइज 50,000 होगा। अगर टोकनाइजर ने 30,000 टोकन्स के बारे में लर्न किया, क्रिएट किया, तो वोकैबुलरी का साइज 30,000 होगा। तो मैं यहाँ बताना ये चाह रही हूँ कि जो टोकन्स हम क्रिएट करते हैं ना, वो ट्रांसफॉर्मर की ट्रेनिंग के टाइम पे नहीं होता। ट्रांसफॉर्मर से पहले जब हम टोकनाइजर को ट्रेन करते हैं, वो टोकनाइजर ट्रेनिंग के टाइम पे टोकन्स क्रिएट करता है और वहां पे डिसाइड होता है वोकैबुलरी साइज। जितने टोकन्स आपका टोकनाइजर क्रिएट कर रहा है ना, उसके बेसिस पे आपका वोकैबुलरी साइज डिसाइड होता है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का कोई भी काम नहीं है, ठीक है? अब हम बात करते हैं एम्बेडिंग लेयर की। एम्बेडिंग लेयर क्या होती है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एम्बेडिंग लेयर से एक लुकअप टेबल बनता है, हर टोकन के लिए एक सेपरेट रो होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वोकैबुलरी साइज है 50,000 एंड डी मॉडल है 512, तो आपके पास जो एम्बेडिंग लेयर पे लुकअप टेबल बनेगा, उस लुकअप टेबल में 50,000 तो रोज होंगी, क्योंकि हर टोकन के लिए एक रो होगी। एंड हर रो के अंदर 512 वैल्यूज होंगी, क्योंकि डी मॉडल है 512। ठीक है, ये चीज को अंडरस्टैंड करना। एम्बेडिंग टेबल का जो साइज होता है ना, कि कितनी रोज होंगी, वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं वोकैबुलरी पे। एंड वोकैबुलरी हमें कहाँ से पता चलती है? वोकैबुलरी हमें मिलती है टोकनाइजर से। एंड अगर हम बात करें डी मॉडल है 4 फॉर एग्जाम्पल, तो कितने कॉलम्स होंगे? 4 कॉलम्स होंगे। एंड हमारे पास इस तरह की मैट्रिक्स आ जाती है जिसमें हर रो एक टोकन के बारे में बता रही है एंड उस रो के अंदर क्या इंफॉर्मेशन स्टोर हो रखी है, उस वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रखी है, उसका मीनिंग। एंड ये जो वेक्टर्स होते हैं ये इनिशियली तो रैंडमली हम इनमें वैल्यूज डालते हैं गॉसियन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके, बट ये लर्नेबल पैरामीटर्स होते हैं। इपोक बाय इपोक ये वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, लर्न होती रहती हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये जो वैल्यूज हैं एम्बेडिंग वेक्टर्स की, सारे के सारे वोकैबुलरी के लिए, टोकन्स के लिए, ये चेंज होती हैं, ठीक है? ये लर्न करती हैं सीमेंटिक मीनिंग ऑफ टोकन्स। बट जब एक बार आपका ट्रांसफॉर्मर मॉडल ट्रेन हो गया एंड उसके बाद हम उसको जब कोई न्यू इनपुट सेंटेंस या सीक्वेंस देते हैं, जैसे कि हम अपने एग्जाम्पल सेंटेंस की बात करते हैं, माय नेम इज़ आरोही एंड आई लव कोडिंग। तो सपोज करो आपके पास ट्रांसफॉर्मर है जिसको आप ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हो एंड उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो एम्बेडिंग लेयर है वहाँ पे लुकअप टेबल है जिसका साइज है 50,000 इंटू 512,
यानी कि उसको 50,000 टोकन्स के बारे में पता है। एंड जब हमने अपना इनपुट सेंटेंस माय नेम इज़ आरोही आई लव कोडिंग टोकनाइजर को दिया, तो टोकनाइजर ने इसके 8 टोकन्स बना दिए, फिर उनको यूनिक आईडी असाइन कर दी, फिर वो उसने एम्बेडिंग लेयर को दे दिया। एम्बेडिंग लेयर के पास अब एक लुकअप टेबल है जो कि ट्रेनिंग के टाइम पे हमने बनाया था, जिसमें 50,000 रोज हैं एंड 512 कॉलम्स हैं। तो अब क्या होगा ना, एम्बेडिंग लेयर क्या करेगी, वो जो 8 टोकन्स हैं हमारे सेंटेंस के अंदर, वो ढूंढेगी उस एम्बेडिंग टेबल में एंड वहां से वो वाले टोकन्स पिक करेगी और हमें एक एम्बेडिंग मैट्रिक्स बना देगी। तो हमारी एम्बेडिंग मैट्रिक्स सपोज बनी 8 × 512। 512 क्यों? क्योंकि एम्बेडिंग टेबल के अंदर डी मॉडल जो यूज हुआ था ट्रेनिंग टाइम पे वो 512 था। तो हर टोकन के लिए 512 पैरामीटर्स हैं, 512 वैल्यूज हैं जो उस टोकन के बारे में बता रहे हैं। हमारे इनपुट सेंटेंस के अंदर 8 टोकन्स हैं, तो वो 50,000 टोकन्स के जो एम्बेडिंग मैट्रिक्स है उसमें से वो वाले 8 टोकन्स पिक होंगे जो हमारे इनपुट सीक्वेंस में है एंड इनटू 512 हो जाएगा, क्योंकि 512 कॉलम्स हैं, डी मॉडल की वैल्यू 512 है। तो ये वाली शेप की हमें एम्बेडिंग मैट्रिक्स मिल जाएगी हमारे इनपुट सेंटेंस के लिए, जो कि हुई 8 × 512। पर गाइज इस बार जब हमने ये इनपुट सीक्वेंस दिया, इस बार क्या हुआ, हमारा जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है या एम्बेडिंग लेयर है वो कुछ लर्न नहीं कर रही। उसने सिर्फ क्या किया, एम्बेडिंग टेबल को यूज किया जो कि ऑलरेडी लर्नड है, जिसमें कि ऑलरेडी वैल्यूज लर्न हुई पड़ी है ट्रेनिंग के टाइम पे, है ना। ट्रेनिंग फेज में जो एम्बेडिंग टेबल बना हुआ था उसने क्या किया, उसमें से सिर्फ वैल्यूज को पिक करा। इस बार उसने ट्रेनिंग नहीं करी क्योंकि ये ट्रेनिंग फेज नहीं चल रहा। उसने सिर्फ वहां से वो वाली रोज को देखा जो रोज हमारे टोकन आईडीज को रिप्रेजेंट कर रही है ना। जो हमारे इनपुट सेंटेंस के अंदर टोकन आईडीज हैं वो वाली टोकन आईडीज उसने एम्बेडिंग टेबल से देखी और हमें एक मैट्रिक्स बना दी, एम्बेडिंग मैट्रिक्स बना दी जिसकी शेप है 8 × 512। तो जब आपको एक बार ये वाली एम्बेडिंग मिल गई, नेक्स्ट स्टेप होता है पोजीशन ऐड करने के लिए। तो उसके लिए हम पोजीशन इनकोडिंग यूज करते हैं। तो पोजिशनल इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है। इन शॉर्ट मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, पोजिशनल इनकोडिंग हम इसलिए यूज करते हैं ताकि ट्रांसफॉर्मर को हर टोकन की पोजीशन के बारे में पता चल जाए। एंड पोजिशनल इनकोडिंग वेक्टर जो बनेंगे हर टोकन के लिए, उसका शेप और जो एम्बेडिंग वेक्टर है उसकी शेप, दोनों की शेप सेम होएगी। दैट मीन्स पोजिशनल इनकोडिंग वेक्टर की भी शेप कितनी होगी, 8 × 512। ठीक है, क्योंकि 8 टोकन्स हैं, 8 के 8 टोकन की पोजीशन बतानी है तो 8 इनकोडिंग वेक्टर्स चाहिए होंगे, पोजीशन इनकोडिंग वेक्टर चाहिए होंगे। उसके बाद हम एलिमेंट वाइज एडिशन परफॉर्म कर देते हैं जैसे कि हमने यहाँ परफॉर्म की हुई है। बट यहाँ पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए डी मॉडल 4 लिया हुआ है। डी मॉडल 4 का मतलब 4 वैल्यूज इन ईच एम्बेडिंग वेक्टर एंड 4 वैल्यूज इन ईच पोजिशनल इनकोडिंग वेक्टर। ठीक है, तो आप इसके ऊपर एलिमेंट वाइज एडिशन परफॉर्म करते हो तो आपको इस तरह का फाइनल वेक्टर मिल जाएगा हर टोकन के लिए। अब ये जो फाइनल टोकन है इसमें उसकी पोजीशन के बारे में भी पता है टोकन की, इसमें टोकन के मीनिंग के बारे में भी पता चल रहा है। तो ये इनपुट बनती है इनकोडर की। अब गाइस इनकोडर का क्या काम है, एम्बेडिंग वेक्टर का काम आपको क्लियर है, ये वर्ड का मीनिंग बताता है। पोजिशनल इनकोडिंग वेक्टर का काम क्लियर है, ये टोकन की पोजीशन बताता है। उसके बाद अब ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम इनकोडर की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर में 6 इनकोडर्स यूज हो रखे हैं विच आर स्टैक्ड वन आफ्टर द अदर। तो इनकोडर्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्या काम करवाना है इनकोडर से। तो इनकोडर क्या काम करते हैं, तो इनकोडर लर्न करते हैं हाउ वर्ड्स रिलेट टू ईच अदर। सो अभी हम इनकोडर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो इनकोडर ना गाइस स्टार्टिंग पॉइंट होता है ट्रांसफॉर्मर के काम का। जब भी आप ट्रांसफॉर्मर के ऊपर काम करोगे सबसे पहला काम क्या होएगा, इनकोडर होएगा। एंड मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मर के अंदर इनकोडर एंड डिकोडर होते हैं, 6 इनकोडर 6 ही डिकोडर होते हैं। अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर में 6 ही इनकोडर उन्होंने यूज किए हुए हैं एंड 6 ही डिकोडर उन्होंने यूज किए हुए हैं। तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे इनकोडर की वर्किंग को। हम देखते हैं कि इनकोडर एक्चुअली में कैसे काम करता है।
तो मैंने आपको बताया एनकोडर के अंदर 2 मेन पार्ट्स हैं, एक तो ये मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन लेयर है, दूसरा है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क एंड प्लस यहाँ पे रेसिडुअल कनेक्शंस भी यूज़ हो रखे हैं, लेयर नॉर्मलाइजेशन भी यूज़ हो रखी है। तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन से कि ये लेयर क्या काम करती है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले तो हम मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं कि अटेंशन क्या होता है, अटेंशन का क्या मीनिंग है जो यहाँ पे यूज़ हो रखा है। एंड पेपर में भी नाम में यूज़ हो रखा है ना, अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। सो व्हाट इज़ दिस अटेंशन? अटेंशन के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो अटेंशन सिंपली मीन्स फोकसिंग ऑन द मोस्ट रेलेवेंट वर्ड्स व्हाइल प्रोसेसिंग अ पर्टिकुलर वर्ड। मतलब किसी पर्टिकुलर वर्ड को जब आप प्रोसेस करते हो, आप देखोगे उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए कौन से रेलेवेंट्स वर्ड हैं जिन पे उसको फोकस करना चाहिए। जैसे अगर लव टोकन है, लव वर्ड है, उसको लव वर्ड के लिए कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिस पे लव टोकन को फोकस करना चाहिए। सेम ऐसे ही जब आप कोडिंग टोकन पे काम कर रहे हो, तो कोडिंग टोकन के लिए कौन से रेलेवेंट वर्ड्स हैं जिन पे उस वर्ड को फोकस करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे ना मॉडल ये डिसाइड करता है कि विच वर्ड इन द सेंटेंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द करेंट वर्ड। मतलब करेंट वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरह का काम होता है इस लेयर पे। तो अब हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ना वर्ड्स के बीच में, ये इनकोडर कैसे लर्न करता है? ये वो लर्न करता है 3 मैट्रिसेस की हेल्प से। क्वेरी, की एंड वैल्यू, ये 3 मैट्रिसेस हैं। इनको यूज करके एनकोडर अंडरस्टैंड करता है वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो अभी हम ये तीनों मैट्रिसेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। तो हर टोकन जो होगा ना आपके सीक्वेंस में, वो 3 काम करेगा, जितने भी टोकन्स हैं। तो अगर हमारा इनपुट सेंटेंस है ये वाला, हम सेम इनपुट सेंटेंस पे काम करते हैं, माय नेम इज़ आरोही एंड आई लव कोडिंग। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 8 टोकन्स हैं। तो ये 8 के 8 टोकन्स ना 3 काम करेंगे। पहला काम क्वेरी, सेकंड काम की, थर्ड काम वैल्यू। सभी के सभी टोकन्स ये तीनों काम करेंगे। तो अब ये तीनों कामों का मतलब अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्वेरी का सिंपल मतलब होता है, यहाँ पे हर टोकन अपने आप को ये क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स शुड आई पे अटेंशन टू। मुझे किस तरह के वर्ड्स को अटेंशन देनी है, ये क्वेश्चन टोकन अपने आप को पूछ रहा है। हर टोकन, माय टोकन अपने आप को ये क्वेश्चन कर रहा है, नेम टोकन अपने आप को ये क्वेश्चन कर रहा है। हर टोकन अपने आप को ये क्वेश्चन कर रहा है क्वेरी वाले टास्क के अंदर। फिर नेक्स्ट जॉब क्या है, की। अब की में क्या होता है, की इज लाइक अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एवरी वर्ड। यहाँ पे हर टोकन अपने आप को ये बोल रहा है कि दिस इज व्हाट आई एम अबाउट, दिस इज व्हाट आई रिप्रेजेंट। ठीक है, हर टोकन यहाँ पे ये कह रहा है। एंड गाइज डोंट वरी, अगर अभी समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी, सब समझ आ जाएगा। जस्ट कीप वॉचिंग, जितना समझ आ रहा है समझो एंड जस्ट ट्राई टू लर्न द लेक्चर। ओके, आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ आ जाएगा। अभी के लिए बेसिक आइडिया समझो कि क्वेरी का मतलब तो ये है कि हर टोकन अपने आप को क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे किस तरह के वर्ड्स को अटेंशन देनी है। की वाले टास्क में हर टोकन अपने आप को बोल रहा है, बता रहा है हर टोकन कि दिस इज व्हाट आई रिप्रेजेंट और दिस इज व्हाट आई एम अबाउट। उसके बाद वैल्यू जो टास्क है, वैल्यू वाला जो जॉब है, यहाँ पे एक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी टोकन की। तो इसको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। तो एग्जांपल ले लेते हैं यूट्यूब का। तो सिनेरियो है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस को सर्च कर रहे हो। तो जो यूजर यूट्यूब पे वीडियो को सर्च कर रहा है वो सपोज करो क्वेरी है। क्योंकि जब हम यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं तो आप अपने माइंड में सोचते हो ना कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई एम लुकिंग फॉर। तो यू आर क्वेरी इन दैट केस, यूजर इज अ क्वेरी इन दैट केस, राइट। तो यूजर हो गया क्यू, क्वेरी। इसी तरह से हर टोकन अपने आप को क्वेश्चन करता है व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। उसके बाद सेकंड टास्क है हमारा की। वो यूट्यूब वाले एग्जाम्पल में, जैसे आप यूजर हो, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो वीडियोस को, तो जब आपने वहां पर यूट्यूब सर्च में टॉपिक डाला कि दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, तो आपको वीडियोस आती है ना बहुत सारी। तो वो जो हर वीडियो का टाइटल होता है ना, वो टाइटल होता है की।
लाइक अ आइडेंटिटी कार्ड। मैंने यही बोला था ना, कीज क्या होती है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द टोकन, है ना? तो जो वीडियोस के टाइटल आपको दिखे वो हो गई कीज। सिर्फ वो क्यों यूज हो रही हैं? वो कीज का सिर्फ क्या काम है? कीज के थ्रू हमें रेलेवेंस पता चलती है कि कोई जो, जैसे मान लो किसी वीडियो का टाइटल है, एक वीडियो का कुछ टाइटल है, सेकंड वीडियो का कुछ टाइटल है, थर्ड वीडियो का कुछ टाइटल है, और जो आपने सर्च करा आपके पास है, तो वो जो आपने टाइप करा, जो आप सर्च कर रहे हो, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, वो क्यू है। क्यू के साथ हम रेलेवेंस चेक करेंगे जो आपको यूट्यूब ने वीडियोस के सजेशन दिए। रेलेवेंस चेक करने के लिए की यूज होती है, ठीक है? फिर वैल्यू क्या हुई? जब आप कोई वीडियो ओपन करोगे, क्लिक करोगे, तो एक्चुअल वीडियो देखोगे यूट्यूब की, वो बन गई उसकी वैल्यू। बात समझ रहे हो? वैल्यू इज एक्चुअल कंटेंट। आपने वीडियो सर्च करी, आप यूजर हो, आप क्यू हो, क्यू व्हाट व्हाट आपने अपने आप को क्वेश्चन करा, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, फिर आपको वीडियोस के टाइटल दिखे। वीडियोस के टाइटल हैं जो हैं वो कीज हैं, क्योंकि वो रेलेवेंस चेक करेंगे कि जो आपने सर्च करा है और जो चीज़ें आपको वहाँ पे दिख रही हैं, उनमें कितना रेलेवेंस है। जिस जहाँ पर ज़्यादा रेलेवेंस होएगी, आप उस पे क्लिक करोगे, वो वीडियो देखोगे, तो जब आप उस वीडियो का एक्चुअल कंटेंट देखोगे, तो वो बन जाएगी वैल्यू। तो गाइज़, ये सेम जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पर टोकन्स के लिए यूज़ हो रहा है। क्यू मीन्स हर टोकन अपने आप को ये क्वेश्चन कर रहा है कि मैं कौन से और टोकन्स को देख रहा हूँ, कौन से टोकन्स मेरे लिए बेटर हैं, अच्छे हैं। एंड कीज़ में रेलेवेंस चेक होएगी। जो क्यू है उसकी हम रेलेवेंस चेक करेंगे बाकी सारे टोकन की कीज के साथ। जैसे कि लव टोकन है, लव टोकन की जो क्वेरी होगी उसको बाकी सारे टोकन्स की कीज के साथ चेक किया जाएगा, उनकी रेलेवेंस चेक की जाएगी। फिर वैल्यू के अंदर एक्चुअल उस टोकन का कंटेंट पड़ा होगा। तो यहाँ पर हर टोकन 3 बार यूज़ होगा 3 डिफरेंट काम के लिए। जैसे कि लव टोकन एक बार क्वेरी की तरह यूज़ होगा, फिर लव टोकन की तरह भी यूज़ होगा, फिर लव टोकन वैल्यू की तरह भी यूज़ होगा। हर टोकन ये 3 काम करेगा। तो अब मैंने आपको ओवरऑल आइडिया बता दिया, अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं। तो जो हमारा इनपुट सेंटेंस था ये वाला, ये 8 टोकन्स बने थे, ये हमें वेक्टर्स मिले थे, फाइनल वेक्टर्स मिले थे। तो ये इनपुट बनी, तो इस इनपुट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स मतलब इनपुट, इनपुट किसकी? इनकोडर की बनेगी। एंड इसका क्या मतलब है यहाँ पे? इसका सिंपल मतलब ये है कि एक्स एक मैट्रिक्स है, आर का मतलब रियल नंबर्स, एक्स एक मैट्रिक्स है जिसमें रियल नंबर्स हैं, एंड इस मैट्रिक्स की शेप क्या है? 8 into 4। 8 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टोकन्स, जहाँ पे हमने 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके इनपुट सेंटेंस में जितने भी नंबर ऑफ टोकन्स होंगे ना, आपने वो लिखने हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में कितने हैं? 8 टोकन्स हैं। इंटू 4, 4 क्या है? डी मॉडल। तो मैंने आपको क्या बोला? सिंप्लिसिटी के लिए हम ना डी मॉडल 4 लेके चलते हैं। दैट मीन्स हर वेक्टर के अंदर 4 वैल्यूज। आर के ऊपर जो शेप है वो क्या है? एन इंटू डी मॉडल। एन मीन्स नंबर ऑफ टोकन्स इन द सीक्वेंस, एंड डी मॉडल आपको मैंने बताया ही हुआ है। तो ये इनपुट बनी। यहाँ पर ईच रो रिप्रेजेंट्स 1 टोकन। हर रो में एक टोकन के बारे में ही पता है ना। वो टोकन के बारे में क्या पता चल रहा है? उसका मीनिंग एंड उसकी पोजीशन। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एंड इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये इस तरह से हमें मैट्रिक्स दिखेगी। तो ये इनपुट मैट्रिक्स बन गई हमारे को, जो इनकोडर को देनी है एक्स के अंदर। अब हम बात करते हैं क्वेरी की एंड वैल्यू। मैंने आपको बताया ना, इनकोडर क्या करता है? लर्न करता है वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप, एंड वो लर्न कैसे करता है? क्वेरी की एंड वैल्यू के बेसिस पे। अब हम ना क्वेरी की एंड वैल्यू को ऐसे ही डायरेक्टली नहीं लर्न कर सकते। उसके लिए ना हम वेट मैट्रिसेस यूज करते हैं। एक वेट मैट्रिक्स हम बनाएंगे क्वेरी के लिए, एक वेट मैट्रिक्स हम बनाएंगे की के लिए, एंड एक वेट मैट्रिक्स बनेगी वैल्यू के लिए। क्वेरी के लिए हम कौन सी वेट मैट्रिक्स यूज करेंगे? ये डब्ल्यू क्यू। एंड की के लिए हम वेट मैट्रिक्स यूज करेंगे डब्ल्यू के। एंड वैल्यूज के लिए हम जो वेट मैट्रिक्स यूज करेंगे वो होगी डब्ल्यू वी। तो अभी हम काम करेंगे एक इनकोडर के बेसिस पे, ठीक है? मैं एक इनकोडर का काम बताऊंगी, वैसे ही सभी इनकोडर्स के अंदर काम होता है। तो
एक इनकोडर के अंदर 3 वेट मैट्रिसेस होंगी, वो मैंने आपको बता दी, WQ, WK एंड WV। एंड क्वेरी की एंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे लिखोगे। क्या किया है हमने, देखो क्वेरी कैलकुलेट करनी है तो x इंटू WQ, ठीक है। क्वेरी कैलकुलेट कैसे हो रही है, हम इनपुट को जो कि हमें मिली कहाँ से, पोजिशनल इनकोडिंग के बाद ये वाली जो मैट्रिक्स है, हम इनपुट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेट्स मैट्रिक्स जो हमें क्वेरी के लिए बनाएंगे। की कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनपुट को वेट मैट्रिक्स जो की वाली है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वैल्यू गेट करने के लिए हम इनपुट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेट मैट्रिक्स जो कि वैल्यू के लिए होगी, ठीक है। अब हम इसको और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। गाइज आप ना WQ, WK एंड WV को ऐसे लिख सकते हो। ये क्या है, मतलब मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, मैं यहाँ पे शेप बता रही हूँ कि जो आपकी वेट मैट्रिक्स बनेगी क्वेरी के लिए, की के लिए एंड वैल्यू के लिए, उसका शेप ये होगा, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा था एम्बेडिंग मैट्रिक्स बनी थी, पोजिशनल इनकोडिंग मैट्रिक्स बनी थी, तो उनकी कुछ शेप थी ना, वैसे ही जो क्वेरी की एंड वैल्यू मैट्रिसेस बनेंगी उनकी भी कुछ शेप होगी। तो जो वेट मैट्रिसेस होंगी क्वेरी की एंड वैल्यू की, उनकी जो शेप होगी ना वो ये है, वो क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल ये है कि जो आप वेट मैट्रिक्स बनाओगे क्वेरी के लिए, उसकी उसके अंदर रियल नंबर्स होंगे एंड उस मैट्रिक्स की शेप क्या होगी, उस वेट मैट्रिक्स की जो शेप होगी वो होगी डी मॉडल इंटू डी के। डी मॉडल सपोज करो आपका है 512, ठीक है। अगर डी मॉडल 512 है, अब हमें डी के बारे में तो पता नहीं है, डी मॉडल हमें पता है पर डी के नहीं पता क्या होता है। अब डी के का सिंपल मतलब ये है, सिंपल टर्म्स में, कि कितनी वैल्यूज होंगी आपके क्वेरी वेक्टर के अंदर एंड कितनी वैल्यूज होंगी आपके की वेक्टर के अंदर जो आप हर टोकन के लिए बनाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया क्वेरी की एंड वैल्यू तीनों का एक मतलब है ना, एंड हर टोकन के लिए हमने क्वेरी की एंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सपोज करो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो क्वेरी लव टोकन के लिए, तो जो लव टोकन के लिए आपने क्वेरी का वेक्टर बनाओगे, उस वेक्टर के अंदर कितनी वैल्यूज होंगी वो डिपेंड करेगा डीके के ऊपर, ठीक है। डीके सिंपली मींस कितनी वैल्यूज आप वेक्टर में रखोगे, क्वेरी वेक्टर में, एंड कितनी वैल्यूज आपको चाहिए की वेक्टर में। दोनों के लिए डीके ही यूज होता है। अब हम डीके की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमें क्या पता डीके की क्या वैल्यू है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो डी मॉडल है आपका, सपोज हमारा डी मॉडल है 512, उसको आप डिवाइड करो नंबर ऑफ हेड्स के साथ। तो सपोज करो जो नंबर ऑफ हेड्स आपने यूज किए अपने मॉडल में वो है 8। तो होगा क्या, डी 512 को 8 से डिवाइड करो, आपको मिला 64। तो डीके कितना बना, डीके की वैल्यू है 64। दैट मीन्स जो आप क्वेरी वेक्टर बनाओगे हर टोकन के लिए, हमारा इनपुट सेंटेंस है ये जहाँ पर है 8 टोकन, हर टोकन के लिए जो क्वेरी वेक्टर बनेगा, हर टोकन के क्वेरी वेक्टर के अंदर 64 वैल्यूज होंगी। वैसे ही हर टोकन के लिए जो की वेक्टर बनेगा उसके अंदर भी 64 वैल्यूज होंगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आई का क्या मतलब है, टोकन, ठीक है। क्वेरी वेक्टर जो करंट टोकन है उसका क्वेरी वेक्टर, एंड जो करंट टोकन है उसका की वेक्टर, उनमें हमें 64 वैल्यूज मिलेंगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप नोट करोगे हम क्वेरी एंड की बात कर रहे हैं, वैल्यू की तो अभी तक बात ही नहीं करी। थर्ड टास्क वैल्यू का भी है ना, तो वैल्यू के अंदर जो वैल्यू वेक्टर बनेगा हर टोकन का, उसके अंदर कितनी वैल्यूज होंगी वो डिपेंड करेगा डीवी के ऊपर। अब डीवी क्या है, डीवी हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हमें वैल्यू वेक्टर के अंदर चाहिए हर टोकन के लिए। तो नॉर्मली जो डीवी होता है ना, वो हम सेम ही रखते हैं, जितना डीके की वैल्यू होती है ना उतना ही डीवी भी रखते हैं, बट ये रूल नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है। तो अभी के लिए इस लेक्चर के लिए आप अज्यूम करो कि हमारा डीवी भी 64 ही है, एंड जिसका क्या मतलब है कि जो वैल्यू वेक्टर बनेगा हर टोकन के लिए उसके अंदर 64 वैल्यूज होंगी। तो अब आपको
वेट मैट्रिक्स के बारे में पता चल गया। जो वेट मैट्रिक्स होगी क्वेरी की एंड वैल्यू की, उनकी शेप क्या होएगी? डी मॉडल इनटू डीके वाली वैल्यू। डी मॉडल है 512 सपोज एंड डीके है 64, तो दैट मीन्स जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वेट मैट्रिक्स क्वेरी के लिए, उसके अंदर 512 तो रोज होंगी एंड 64 उसके अंदर कॉलम्स होंगे। सेम इसी तरह से जो वेट मैट्रिक्स होगी कीज की वो भी सेम होगी, वेट मैट्रिक्स होगी वैल्यू की वो भी सेम होगी। डी मॉडल की वैल्यू 512 है, डी के एंड डीवी की वैल्यू 64 है। मैंने आपको बताया 64 हमें कैसे मिला। तो ये हो गया हमारे पास वेट मैट्रिक्स अब तीनों चीजों की। अब अगला काम देखते हैं क्या है। अब हमने क्वेरी की एंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उनको इनपुट के साथ भी मल्टीप्लाई करना है ना, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब वो वाला पार्ट देखते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसके अंदर है n टोकन्स। तो क्वेरी की एंड वैल्यू इस तरह से हम लिखेंगे। क्या लिखा है मैंने? n इंटू डी के। एन मतलब नंबर ऑफ टोकन्स। तो अगर हम अपना इनपुट सेंटेंस ले तो हमारे इनपुट सेंटेंस में 8 टोकन्स हैं, तो n की जगह आप 8 लिख दोगे अगर आपके इनपुट सेंटेंस के अंदर 8 टोकन्स हैं। 8 इंटू डी के हमने कितना कैलकुलेट किया है? अगर डी मॉडल 512 है तो डी के की वैल्यू हमें मिली थी 64। तो जो क्वेरी हमारे पास बनेगी, क्वेरी मैट्रिक्स बनेगी सभी टोकन्स के लिए, उसका साइज क्या होगा? जितने नंबर ऑफ टोकन्स आपके पास हैं इनपुट सीक्वेंस में इनटू डी के। तो मतलब हमारे केस में हमारे इनपुट सेंटेंस के लिए वो बनेगी 8 क्वेरी। जो क्वेरी मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 8 रोज एंड 64 कॉलम्स, बिकॉज 64 हमें वैल्यू मिली है डीके की। सेम उसी तरह से जो की मैट्रिक्स बनेगी उसके अंदर भी 8 रोज एंड 64 कॉलम्स, एंड जो वैल्यू मैट्रिक्स बनेगी उसमें भी क्या होगा हमारे पास? 8 रोज एंड 64 कॉलम्स। चलो हम इसको ना थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्वेरी के लिए ये फॉर्मूला था ना x इंटू डब्ल्यू क्यू। तो आप x की जगह पे जो उसकी शेप है वो सब्स्टिट्यूट कर दो एंड डब्ल्यू क्यू की जगह पे जो उसकी शेप थी वो डाल दो। ऐसे मिल गया। अब डी मॉडल इनर डायमेंशन मैच हो रही है, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बना? n इंटू डी के बना। तो इस तरह से हमें वैल्यूज मिली हैं इन सब की, ठीक है, क्वेरी की एंड वैल्यू की। गाइस इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लीनियर प्रोजेक्शन, जहां पे क्वेरी की एंड वैल्यू क्रिएट किए जा रहे हैं यूजिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्वेरी को कैलकुलेट करना है तो इनपुट को हमने मल्टीप्लाई करा किसके साथ? वेट मैट्रिक्स ऑफ क्वेरी के साथ। की कैलकुलेट करने के लिए हमने इनपुट को मल्टीप्लाई करा वेट मैट्रिक्स ऑफ की के साथ। इसी तरह से वैल्यू के लिए इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लीनियर प्रोजेक्शन, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड लीनियर प्रोजेक्शन का सिंपल मतलब ये है कि हम सेम इनपुट वेक्टर लेंगे एंड उस सेम इनपुट वेक्टर को ना 3 डिफरेंट लर्न्ड प्रोस्पेक्टिव्स के थ्रू देखेंगे। यही हो रहा है ना, हर इनपुट वेक्टर के लिए हम 3 डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से उस वेक्टर को देख रहे हैं। यही कर रहे हैं ना हम हर टोकन के लिए जो वेक्टर है, जैसे कि लव टोकन के लिए 3 तरह से हम लव टोकन का टास्क देख रहे हैं। पहले लव टोकन क्वेरी की तरह काम कर रहा है, लव टोकन की तरह भी काम कर रहा है, लव टोकन वैल्यू की तरह भी काम कर रहा है। तो मतलब सेम इनपुट वेक्टर, पर उस सेम इनपुट वेक्टर को हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, क्योंकि क्वेरी का क्या मतलब बताया था? जहां पे टोकन खुद से क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। तो पहले तो लव टोकन इस तरह से काम कर रहा है कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गया। फिर लव टोकन एक बार में जब वो की वाले में काम कर रहा है, की जॉब कर रहा है, तो वहां पे वो अपने आप को डिफरेंट क्वेश्चन कर रहा है, डिफरेंट चीज बता रहा है कि दिस इज व्हाट आई एम अबाउट, दिस इज व्हाट आई रिप्रेजेंट। डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गया। फिर एक बार वो लव टोकन डिफरेंट तरह से काम कर रहा है, वैल्यू की तरह काम कर रहा है, जहां पे वो बता रहा है कि इफ यू अटेंड मी दिस इज व्हाट यू गेट, इफ यू अटेंड मी दिस इज द इंफॉर्मेशन विच यू कैन एक्सेस। तो एक इनपुट वेक्टर 3 डिफरेंट तरह से काम कर रहा है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो सपोज करो जो लव टोकन है उसका जो वेक्टर बना, ये एम्बेडिंग एंड पोजिशनल इनकोडिंग के बाद ये बना। तो अब ये जो वेक्टर है इनपुट वेक्टर लव का, ये 3 बार यूज हो रहा है। एक बार क्वेरी की तरह, एक बार की तरह, एक बार वैल्यू की तरह।
एंड ट्रांसफॉर्मर में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो लव टोकन का जो इनपुट एम्बेडिंग थी, ठीक है, वो हमने क्वेरी की तरह उसको पहले मल्टीप्लाई किया क्वेरी के वेट के साथ, फिर उसको की के वेट वैल्यू के साथ, फिर उसको वैल्यू की वेट मैट्रिक्स के साथ। तो सेम इनपुट 3 डिफरेंट वेट मैट्रिसेस, ताकि 3 डिफरेंट तरह का काम हो सके। अब गाइस यहाँ पे एक चीज आप और याद रखना, ये जो वेट मैट्रिसेस होती है ना, WQ, WK एंड WV, ये वेट मैट्रिक्स ना सेम रहती है सभी टोकन्स के लिए एक इनकोडर के अंदर। तो हमारे पास कितने इनकोडर है, मैंने क्या बताया ट्रांसफॉर्मर में, अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर के अंदर कितने इनकोडर यूज किए हैं, 6 इनकोडर्स यूज किए हैं। हर इनकोडर के अंदर जो वेट मैट्रिक्स होगी ना, क्वेरी के लिए, की के लिए एंड वैल्यू के लिए, वो सभी टोकन्स के लिए सेम होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर ये वेट मैट्रिक्स यूज करी है हमने क्वेरी के लिए, जो कि शुरू में हम रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं विद ट्रेनिंग, इपॉक बाय इपॉक, ये जो मैट्रिक्स होती है इसकी वैल्यूज लर्नड होती हैं, ठीक है। तो सपोज करो जो क्वेरी की वेट मैट्रिक्स है वो ये है, की वेट मैट्रिक्स ये है एंड वैल्यू की वेट मैट्रिक्स ये है, जो कि रैंडमली इनिशियलाइज करी है एंड सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये नंबर्स लिखे हैं अभी के लिए। तो इस तरह की मैट्रिक्स होती है। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, सभी टोकन्स के लिए सेम रहेगी एक इनकोडर के अंदर। मतलब हमारे इनपुट सेंटेंस में 8 टोकन्स है ना, तो 8 के 8 टोकन्स जो हैं, 8 के 8 टोकन्स की जो एम्बेडिंग वेक्टर है ना, वो इसी वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। माई टोकन का जब हमने क्वेरी कैलकुलेट करनी है तो माई टोकन की जो एम्बेडिंग है वो इसी वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी। फिर नेम टोकन जो है, नेम टोकन की जब हमने क्वेरी कैलकुलेट करनी है तो वो नेम टोकन वाली भी इसी वाली वेट मैट्रिक्स है जो क्वेरी की, इससे मल्टीप्लाई होगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो सेम टोकन लेते हैं, लव टोकन, ठीक है। तो सपोज करो एक्स लव ऐसे लिख दो। तो ये जो है सपोज करो एक्स लव के अंदर एम्बेडिंग पड़ी हुई है लव टोकन की, ठीक है। एंड ये जो एम्बेडिंग है पोजिशनल इनकोडिंग के बाद जो हमें मिली थी, ये वो वाली है जिसमें वर्ड का मीनिंग एंड पोजीशन पता चल रही है। तो अब ये वाला जो टोकन है 3 काम करेगा, क्वेरी की एंड वैल्यू, यानी कि इसी टोकन को पहले हम वेट मैट्रिक्स ऑफ क्वेरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि हमें क्यू वैल्यू मिल जाए। फिर इसी इनपुट को हम मल्टीप्लाई करेंगे की वाली मैट्रिक्स के साथ, ताकि हमें की मिल जाए इस टोकन के लिए। फिर इसी इनपुट को हम मल्टीप्लाई करेंगे वेट मैट्रिक्स ऑफ वैल्यू के साथ, ताकि हमें इस टोकन के लिए वैल्यू मिल जाए। इसी तरह से हर टोकन के साथ करते हैं। तो ये हमारी इनपुट एम्बेडिंग है, ये वेट मैट्रिक्स है क्वेरी की, मल्टीप्लाई किया, हमें ये वेक्टर मिल गया क्वेरी का। सेम अब हमने की का वेक्टर में निकालना है, तो ये इनपुट को वेट मैट्रिक्स की वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू मिल गई, तो हमें वेक्टर मिल गया। ये जो वेक्टर है ये हो गया की। फिर सेम यही इनपुट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वेट मैट्रिक्स ऑफ वैल्यू के साथ, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। गाइस यहाँ पे ना 2 चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। एक तो जो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ कि ये जो वेट मैट्रिक्स है ये सेम रहेगी सभी टोकन्स के लिए एक इनकोडर के अंदर। दूसरी चीज़ आप नोट करना कि चाहे वेट मैट्रिक्स हम सब टोकन्स के लिए सेम रख रहे हैं, पर आपको जो आउटपुट मिल रही है ना, क्वेरी की एंड वैल्यू मैट्रिक्स मिल रही है हर टोकन के लिए, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। सो गाइस इस तरह से ना हम क्वेरी की एंड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हर टोकन के लिए। तो आपको मैंने शेप भी बता दी, क्या शेप होती है क्वेरी की एंड वैल्यू मैट्रिक्स की, एन इंटू डी के क्वेरी एंड की के लिए, एन इंटू डी वी वैल्यू मैट्रिक्स के लिए। तो गाइज इसी तरह से क्वेरी की एंड वैल्यू मैट्रिसेस क्रिएट करते हैं हम सभी टोकन्स के लिए, जहाँ पे हर रो क्या बता रही है, एक टोकन की इंफॉर्मेशन बता रही है। एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या होता है, मॉडल प्रिडिक्शंस लेगा, लॉस कैलकुलेट होगा, ग्रेडियंट्स प्रोपोगेट होंगे, वेट मैट्रिसेस अपडेट होंगी। कौन सी वेट मैट्रिसेस अपडेट होंगी,
WQ, WK एंड WV ये आफ्टर एवरी इपॉक अपडेट होंगी। फिर अपडेटेड वाले जो वेट्स हैं उनके साथ दोबारा इनपुट वेक्टर सभी टोकन्स के मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह से काम चलता रहता है जब तक हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। एंड ये जो वेट्स होते हैं मैंने क्या बताया है, वी शेयर द अपडेटेड वेट्स अक्रॉस ऑल टोकन्स। तो इसका मतलब हम सेम लर्न्ड वेट्स यूज करेंगे एक इनकोडर के अंदर, पर डिफरेंट इनपुट टोकन वेक्टर्स होते हैं। डिफरेंट इनपुट टोकन वेक्टर्स के कारण हमें डिफरेंट क्वेरी की एंड वैल्यू आउटपुट मिलेगी सभी टोकन्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम सेम वेट्स क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब जब हम क्वेरी कैलकुलेट कर रहे हैं सभी टोकन्स की तो हम सेम वेट यूज कर रहे हैं। जब हम कीज कैलकुलेट कर रहे हैं सभी टोकन्स की तो हम सेम वेट्स यूज कर रहे हैं। सेम वैल्यू के केस में भी ऐसा ही है। तो हम सेम वेट क्यों यूज कर रहे हैं सभी टोकन्स के लिए, वो इसलिए ताकि सेम रूल्स हम फॉलो कर सके सभी वर्ड्स के लिए रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन। तो गाइस इस तरह से ना आप क्वेरी की एंड वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद क्या होता है ट्रांसफॉर्मर्स में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गाइज अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ समझ नहीं आया है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। उससे क्या होगा, अभी हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया आप मुझे बताओ, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे ट्रांसफॉर्मर का, उससे पहले वो सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता चली या आपके सजेशंस हैं मैं वो ऐड कर दूंगी उस वीडियो में। तो अगेन गाइज वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।